दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जीएस पेपर 2 का श्रृंखला स्टार्ट किया था और उसी कड़ी में आज हम देखेंगे अगला शासन पद्धति, अगला शासन व्यवस्था। उस व्यवस्था का नाम होगा उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। अब उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ठीक है। इस उरांव जनजाति की जो हम लोग देख रहे थे कि जातीय शासन व्यवस्था जो था, उसी कड़ी में हम देख रहे हैं। उससे पहले भूमि जनजाति शासन व्यवस्था पढ़ लिए थे। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को देखेंगे। जैसा कि झारखंड में बहुत सारी जनजातियां, 32 जनजातियां पाई जाती है, उसी क्रम में देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह जनजाति दूसरी बड़ी जनजाति है। अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से, झारखंड की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी बड़ी जाति है, जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है, दूसरी बड़ी जनजाति है। तो इस दूसरी को याद रखेंगे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का जो जनजाति है, झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से उरांव जनजाति दूसरे स्थान पर आते हैं, दूसरा नंबर होता है। अब देखेंगे कि उरांव जनजाति की जो राजनीतिक व्यवस्था जो थी, जो राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही बेहतरीन थी। बेहतरीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस व्यवस्था को संचालन एक जबरदस्त तरीके से किया गया था, एक सिस्टमेटिक वे से किया गया था। तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी इस समाज की बहुत ही बेहतरीन थी। यहां हम बात करें सामाजिक और राजनीतिक के बारे में। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, इसे समझेंगे। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बेहतरीन थी, व्यवस्था बेहतरीन थी। आप नोट्स बनाते चलेंगे हमारे साथ। इतना लिखने का मेरा एक ही मकसद है कि आप इसी समय आप नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको जब आप रिवीजन करेंगे उस वक्त आपको बहुत ही मददगार साबित हो पाएगा आपका नोट्स, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ ही नोट्स बनाते चलें। और इसका जो इतिहास है, ये जो इतिहास जो है, इस इतिहास को कहानी के रूप में समझेंगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इन तमाम व्यवस्थाओं से एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। इसलिए मिस नहीं होगा क्योंकि आपका ये सारी कहानी आपके माइंड में, आपका ये जो स्टोरी है आपके माइंड में बैठ चुका है और बेहतरीन ढंग से आप उसे एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि उरांव जनजाति का सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी बहुत ही बेहतरीन थी। लेकिन क्या हुआ साथियों कि जब ये जनजाति झारखंड में आती है तो धीरे धीरे क्या होती है कि ये जंगल को साफ करना प्रारंभ कर देती है और जंगल को साफ करके खेती करना प्रारंभ करते हैं। तो जंगल को साफ करके क्या करते हैं, जंगल को साफ करके धीरे धीरे साफ करके खेती करते हैं, खेती करना प्रारंभ करते हैं, और धीरे धीरे यह गांव में तब्दील हो जाता है। यह जो जंगल साफ करते हैं और जब ये खेती करना प्रारंभ होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही होगी। तो एक क्या हुआ कि धीरे धीरे यह गांव में तब्दील हो गया, धीरे धीरे गांव में तब्दील हो गया, गांव का आकार ले लिया, गांव का रूप ले लिया। अब ये जनजाति जब जंगल को साफ करके खेती करना प्रारंभ किए तो वह जो जनजाति था जो पहली बार जंगल को साफ करके जो खेती किया था उसे कहते हैं भूईहर। क्या कहलाया वह व्यक्ति? भूईहर। इसको याद रखना, बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट है। जंगल को साफ करके खेती करना जो प्रारंभ किया, जो पहली बार आप देखे कि जनजाति जो है जो खेती करना प्रारंभ किया, उसको हम लोग कहते हैं भूईहर। क्या बोले? भूईहर, ठीक है, भूईहर कहलाया।
मतलब जो जंगल को साफ करना प्रारंभ किया था और जंगल को साफ करके खेती करने वाला जो व्यक्ति था वह व्यक्ति कहलाया भूयहर। इसको याद रखिएगा आप लोग, खेती करने वाला व्यक्ति जो कहलाया वह भूयहर कहलाया। जंगल को साफ करने वाला, जंगल को साफ करके खेती करने वाला व्यक्ति भूयहर कहलाया। क्या कहलाया? भूयहर। व्यक्ति अर्थात जनजाति, उराव जनजाति क्या कहलाया? भूयहर। तो ये जो भूयहर कहलाया, खेती करना का प्रारंभ करते हैं और ये क्या कहलाया? भूयहर। अब इस भूयहर से सवाल क्या बन सकता है साथियों कि भूयहर का अर्थ क्या होता है। यहां एक पहला जो पॉइंट बनेगा आपका कि भूयहर का अर्थ क्या होता है, तो भूयहर का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। क्या होता है? भूमि का स्वामी। चलिए इसे भी लिखते हैं। तो भूयहर का मतलब होता है भूमि का स्वामी, भूमि का स्वामी। ठीक है, मतलब ये भूयहर का अगर हम अर्थ देखें, इस भूयहर का अगर हम अर्थ देखें तो भूयहर का जो मीनिंग होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भूमि का स्वामी। क्या बोलते हैं? भूमि का स्वामी। और उनकी भूमि, यह व्यक्ति भूयहर तो कहलाया, जो व्यक्ति पहली बार जंगल को साफ करके खेत करना प्रारंभ किया वह कहलाया क्या? भूयहर। लेकिन उसकी जो खेत थी, उसकी खेती, उनकी खेती को कहते हैं भूयहरी भूमि। मतलब इसकी खेती को, इनकी खेती को क्या बोलते हैं? भूयहरी खेती। क्या बोलते हैं? भूयहरी, भूयहरी खेती। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। मतलब यहां आप समझिएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है समझ में नहीं आता। कभी कभी जब लैंग्वेज आपका किताब में जो लिखा होता है बहुत ही मतलब समझ ही नहीं आता कि आखिर होता क्या है। तो उन मीनिंग को हम तोड़ करके आपको बता रहे हैं कि यहां समझिए कि भूयहर किस कंडीशन में आया, झारखंड के जनजातियों में भूयहर शब्द किस तरह से जुड़ा, उसको आप समझिएगा कि जो पहली बार जंगल को साफ करके जो खेती बनाने वाला था व्यक्ति, उसी को कह दिया गया भूयहर। और उसकी खेती को, उसी की खेती जिस पर यह खेत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसी खेती कहलाया भूयहरी खेती। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि अभी कास्ट सिस्टम होता है, तो कास्ट सिस्टम होता है, ये हम लोग बोलते हैं कि ये जनरल का हम लोग है, या हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी इस बात को भी हम लोग बोल देते हैं कि ये रजक का खेती है, या रजक का खेत है, ये मतलब रविदास का खेत है, या पिछड़ा जनजाति का खेत है, या फॉरवर्ड का खेत है। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड कहने का मतलब जनरल विभाग, जनरल। मेरा इस बात को कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लोगों को मुझे ठेस पहुंचाना है, लेकिन हम यह समझाने के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप इस चीज को बेहतर समझ सकें। मेरा मकसद नहीं है कि किसी विशेष वर्ग को ठेस पहुंचाया जाए, लेकिन मैं इस बात को इसीलिए मैं एग्जाम्पल दिया। यह भूयहर को क्या कहलाया गया? भूयहरी खेती। समझ पा रहे होंगे? उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन जब भूयहर जब आया तो इसके बाद जो आने वाला जो उराव था, मतलब इस भूयहर के बाद जो आने वाला उराव था, मतलब इसी के बाद भूयहर के बाद आने वाला जो उराव था, आने वाला जो जनजाति थी, उराव जनजाति, समझिएगा बहुत ही, आने वाला उराव मतलब भूयहर के बाद आने वाला उराव। हम यहां डायग्राम में लिख दे रहे हैं कि भूयहर के बाद आने वाला जो उराव था उसको बोलते हैं जेठ रैयत। आने वाला उराव को क्या बोले? जेठ रैयत। क्या बोले मेरे साथियों? जेठ रैयत, जेठ रैयत, जेठ रैयत। मतलब भूयहर के बाद जो व्यक्ति आया, उराव जनजाति, उसको बोल दिया गया जेठ रैयत, या सिर्फ केवल और केवल रैयत भी कहा गया, या रैयत भी कह सकते हैं। यहां तक आप क्लियर हैं कि भूयहर के बाद जो आने वाला जो उराव जनजाति थी उसे किस नाम से पुकारा गया? उसे क्या कह करके पुकारा गया? तो जेठ रैयत। क्या? जेठ रैयत। क्या याद रहेगा? जेठ रैयत, या सिर्फ रैयत के नाम से पुकारा गया मेरे साथियों उराव जनजाति को, जो भूयहरी के बाद आया था। अब हम बात करते हैं इनकी भूमि को। तो हम लोग समझिए कि भूयहरी खेत कहलाया, आप इसे याद रखेंगे, इस जेठ रैयत को याद रखेंगे। यहां से सीधे सीधे आपका सवाल पूछा जाएगा। तो पहली बार जंगल को साफ करके जो खेत बनाया वह क्या कहलाया? उस व्यक्ति को क्या कह दिए? भूयहर। क्या कहे? भूयहर। आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं ये भूयहर के बारे में। अब हम धीरे धीरे इसकी
प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो इस वक्त जो थी धार्मिक व्यवस्था आखिर कौन देख रेख करता था भाई? आखिर किसी गांव को संचालन करने के लिए, किसी समाज को संचालन करने के लिए, या आप देखेंगे कि वहां का धर्म अलग अलग होता है, वहां की संस्कृति अलग अलग होती है, वहां का प्रशासन चलाने का विधि अलग अलग होता है। तो आखिर इस समाज में कौन रेगुलेट कर रहा था उस समय? तो उस समय जो रेगुलेट कर रहा था साथियों, आप इसे देखेंगे कि अगर आप देखा जाए प्रशासनिक और धार्मिक कार्य जो देख रहे थे, ये दोनों कार्य प्रशासनिक और धार्मिक कार्य प्लस हम कर दे रहे हैं, और धार्मिक कार्य जो देख रेख कर रहे थे, अब प्रशासनिक और धार्मिक कार्य जो देख रहे थे वह कोई और नहीं देख रहा था, वह था पाहन। क्या था? पाहन। इसको आप एकदम याद रखिएगा, पाहन। ठीक है, ये प्रशासनिक मामला भी देखता था और धर्म से संबंधित विधि विधानों का भी ये कार्य संपादित करता था। उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति जो होता था वह क्या कहलाता था? पाहन। लेकिन ये इतनी बड़ी जो व्यवस्था थी, प्रशासन भी चलाना, धार्मिक कार्यों को भी देख रेख करना, थोड़ा सा कठिन था, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए इसका एक सहयोगी बनाया गया, इसका एक सहयोगी नियुक्त किया गया। उस सहयोगी को बोलते हैं साथियों, उस सहयोगी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? सहयोगी को बोलते हैं महतो। क्या बोलते हैं? महतो। इनका जो सहयोगी था, सहयोगी किसका? पाहन का, उसको हम लोग बोलते महतो। महतो था। क्या था? महतो। महतो का चयन होता था उरांव जनजाति द्वारा। इस पद के लिए, पाहन के सहयोगी के लिए चयन होता था। जिस व्यक्ति को चयन करता था वह महतो पद कहलाता था, यह महतो होता था। क्लियर है आप लोग? यहां तक क्लियर है आप लोग? समझ पा रहे हैं? तो यह सहयोगी किनका सहयोगी था? पाहन का। क्लियर है? अब ये एक बात है कि जब ये पाहन जो थे उस समय एक चलता था खूंट। किस खूंट से संबंधित थे? तो ये जो इनका जो कुल था, इनका जो पाहन का जो कुल था, हम लोग भी देखते हैं अभी भी वर्तमान समय में कुल देखा जाता है कि वह किस कुल के हैं। अभी भी वर्तमान समय में यह व्यवस्था हमारे यहां भी चलती है, हिंदुस्तान में भी मौजूद है। लेकिन इस समय इनका पाहन का जो कुल था उस वक्त, उस कुल का नाम था पाहन खुट। क्या था? पाहन खुट। इस पाहन किस कुल से संबंधित थे साथियों? किस कुल से संबंधित थे? तो कुल जो था इनका पाहन खुट। क्या था? पाहन खुट। पाहन खुट। याद रहना चाहिए कि पाहन किस खूंट से संबंधित या किस कुल से संबंधित थे? तो पाहन खुट से संबंधित थे। कौन? पाहन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने कार्यों को संपादन कर रहे थे, अपने कार्यों को, अपने जिम्मेवारी को बहुत ही खूबसूरती ढंग से निर्वहन कर रहे थे, वह व्यक्ति था पाहन। क्या था? पाहन। अब ये जो प्रशासनिक और धार्मिक कार्य तो हम लोग देखे, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि महतो से पहले भी, महतो से, ये आप देखेंगे कि महतो से पहले उराव लोग इन दोनों कार्यों को देखते थे। महतो से पहले कौन? उराव लोग। यहां देखिएगा, यहां हम लिखते हैं कि महतो से पहले उराव जनजाति लोग। ठीक है, उराव लोग हम लिख दे रहे हैं। उराव जैसे हम लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए। तो उराव महतो से पहले उराव गांवों का पुरोहित। कौन? उराव गांवों का पुरोहित और धार्मिक का जो कार्य संपादित करता था वह जो था व्यक्ति बैगा था। ठीक है, महतो से पहले उराव गांवों का प्रशासनिक कार्य और आप देखेंगे लौकिक, गांव का जो पुरोहित था, गांव का पुरोहित लिखिए प्रशासनिक के जगह पर, पुरोहित, और लौकिक प्रधान कार्य जो बोलते हैं पुरोहित, और जो लौकिक कार्य जो करते थे, लौकिक कार्य का जो संपादन थे या लौकिक कार्य का जो संपादन करते थे वह थे बैगा। कौन था? बैगा। ठीक है, लौकिक का मतलब आप देखेंगे कि भगवान पर विश्वास हम लोग करते हैं, यह लोग परलोक कहते हैं कि लौकिक कार्य होता था। तो गांव का जो पुरोहित महतो से पहले जो काम करता था
महतों से पहले उरांव गांवों का पुरोहित जो होता था, उरांव गांव का जो पुरोहित, इस महतों से पहले जो उरांव गांव से जो पुरोहित होता था या जो लौकिक कार्य संपादित करता था, उस व्यक्ति का नाम, उस पद का नाम बैगा था। क्या था? बैगा। और ये जो बैगा था वह किस कुल से संबंधित है? भूइहर कुल से। किस कुल से? भूइहर कुल से। ये बैगा जो संबंधित था ये भूइहर कुल से, भूइहर कुल से। ठीक है। और ये जो भूइहर कुल से था तो उस कुल का जो नाम था, ये बैगा भूइहर कुल से था, तो ये कौन कुल से था? इसका कुल का क्या नाम था? तो आप देखेंगे महतो खुट था। क्या नाम था इसका? महतो खुट, महतो खुट, महतो खुट। जिस प्रकार से इस पाहन का कुल पाहन कुट था, उस प्रकार से यहां देखेंगे कि बैगा का जो खुट था, जो कुल था, भूयर कुल था, और भूयर कुल का जो खुट था वह कौन था? महतो खुट। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि बैगा किस कुल से संबंधित है? तो महतो खुट से या भूयर कुल से। तो भूयर कुल के अंतर्गत आपका महतो खुट आता है। तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि उरांव जनजाति का जो कार्यशैली थी, जो प्रशासन का जो शैली थी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रही थी। लेकिन आप समझेंगे कि प्रशासनिक कार्य और धार्मिक कार्य, ठीक है, प्रशासनिक संचालन जो होता था, प्रशासनिक जो काम होता था, तो कहीं ना कहीं इन दो व्यक्तियों के हाथों में चला गया। किन दो व्यक्ति? एक तो महत्वपूर्ण हो गया पाहन। एक कौन महत्वपूर्ण हो गया? पाहन। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया वह था कौन? महतो। तो इसका मतलब प्रशासनिक जो कार्य था, इस प्रकार से प्रशासनिक कार्य जो संपादित कर रहे थे वह दो व्यक्ति हो गए। या प्रशासनिक संचालित जो कर रहे थे, प्रशासन जो संचालन कर रहे थे, कौन कौन थे? प्रशासनिक संचालन जो कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार गांवों का जो रेगुलेट कर रहे थे, तो यहां देखेंगे दो व्यक्ति आगे। एक दो व्यक्ति कौन कौन? एक जो था आपका पाहन था और दूसरा कौन था? महतो। एक आपका पाहन और दूसरा महतो। ठीक है। पाहन कौन सा क्षेत्र को देखता था? तो पाहन देखेंगे धार्मिक क्षेत्र को देखता था, धार्मिक से संबंधित ये देखता था। और प्रशासनिक से संबंधित महतो देखता था। प्रशासनिक क्षेत्र ये देखता था, प्रशासनिक क्षेत्र को। और ये पाहन धार्मिक क्षेत्र का ये रेगुलेट करता था, देख रेख करता था। तो पूरी प्रशासन अगर देखा जाए तो दो व्यक्तियों के हाथों में था, एक था पाहन और एक था महतो। ठीक है। इस प्रकार से प्रशासनिक प्रबोधन हम देख रहे, प्रशासनिक संचालन किया जा रहा था इस उरांव जनजाति में। लेकिन साथियों बात यहां है कि आप इस तरह, इस ढंग से, कितनी बेहतरीन ढंग से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी शासन प्रशासन चला रहे हैं ये उरांव जनजाति। अब हम बात करते हैं, यहां तक आप लिख लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम इसे साफ करेंगे, उसके बाद आगे की बातचीत हम करेंगे। इसे नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है जिसके कारण दिक्कत आ जाती है। कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद ये बोर्ड आप लोग का अगर प्यार बना रहा तो बोर्ड भी बहुत बड़ा भी आ जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल हमारे पास जो मौजूद बोर्ड है उसी पर अभी आप लोग को यह कक्षाएं संचालित की जा रही है। यहां तक समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। क्लियर? उसके बाद हम लोग जो देखेंगे इस प्रकार से, ये आप लिख लिए होंगे, अब इसे हम साफ करते हैं। क्लियर है आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे। आप नोट्स जरूर बनाते चले। मेरा यह दबाव है आप लोगों के ऊपर कि नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स का सफलता मिलना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों के लिए कि आप लोग जरूर नोट्स बनाते चले हमारे साथ साथ, तभी आप एक एग्जामिनेशन के समय में जल्दबाजी रिवीजन कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था हम देख रहे थे, उरांव जनजाति की। यहां हम बात करेंगे उरांव जनजाति की, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। इसी चीज को आगे हम बढ़ा रहे हैं, शासन व्यवस्था। बोर्ड छोटा होने के कारण मुझे तोड़ तोड़ के बताना पड़ता है आप लोगों को। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रशासनिक प्रबंधन जो था, प्रशासनिक जो आपका
संचालन जो किया जा रहा था वह दो व्यक्ति के हाथों में आकर बस गया। दो व्यक्ति कौन प्रमुख थे? पाहन और एक महतो। अभी हमने देखा, लेकिन धीरे धीरे उरांव जनजाति में क्या होती थी, जैसे जनसंख्या तो बढ़ी गई थी, तभी तो गांव का एक रूप लिया। तो जनसंख्या जब बढ़ी, जब तीव्र गति से जब जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां एक जगह कई व्यक्ति रहेंगे, कई व्यक्तियों का मिलना जुलना होगा, तो टकराहट होगी, लड़ाई झगड़ा होगी, विवाद होगी। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या होना प्रारंभ हो गया? विवाद होना प्रारंभ हो गया। क्या? वृद्धि से विवादों का निपटारा। आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि से विवाद होना प्रारंभ हो गया, विवादों का निपटारा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है कि विवाद होना प्रारंभ हो गया, और विवादों का जो निपटारा करते थे उन लोग, तो एक पंचायत बना करके, तो इस निपटारा करने के लिए एक पंचायत का गठन करते हैं। कौन सा पंचायत? अब गांव पंचायत हम लोग बोलते हैं अभी भी समय में। कौन सा? पंचायत। और इस पंचायत में जो पंच लोग होते थे, इस पंचायत में जो पंच होते थे, तो वरिष्ठ लोग होते थे, गांव के वरिष्ठ लोग शामिल होते थे। कौन मेरे साथियों? वरिष्ठ लोग। इसमें इस पंचायत में जो पंच होते थे वह वरिष्ठ लोग शामिल होते थे। और इस पंचायत का जो मुखिया होता था, इस पंचायत का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, उस पंचायत का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, जो हेड होता था, उसको हम लोग बोलते हैं महतो। मुखिया या अध्यक्ष जो होता था, इस पंचायत का अध्यक्ष लिख दीजिए, बेहतर होगा। इस पंचायत का जो अध्यक्ष था वह था महतो। क्या था? महतो। अब यह महतो इस पंचायत के अध्यक्ष बन गए। इतने वरिष्ठ लोगों के अध्यक्ष हमारे महतो साहब थे। और यह जो महतो के पास देखेंगे कि यह महतो का कार्य क्या था, तो महतो का कार्य जो था, जो पीड़ित व्यक्ति होते थे उस गांव में, जो लड़ाई झगड़ा होता था, जो पीड़ित व्यक्ति होते थे, वह महतो को मौखिक रूप से शिकायत करते थे। तो महतो जो होता था, पीड़ित द्वारा मौखिक रूप से शिकायत करना। ठीक है, महतो को ही पीड़ित जो होता था वह किसको शिकायत करता था? तो मौखिक रूप से इसको बताता था कि हमारे गांव में इस प्रकार की कठिनाई हो रही है, हमारे गांव में इस प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो हमारे ऊपर जुर्म ढाहा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मौखिक रूप से किसको बताता था? तो महतो को। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो होता है, झगड़ा होता है, उन झगड़ों के लिए हम लोग किसी विशेष व्यक्ति के पास जाते हैं, जो गांव का मुखिया होता है, जो गांव का हेड होता है, तो उनके पास जाते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मौखिक रूप से देखते हैं। अभी भी मौखिक रूप से उनके पास हम लोग अपना दुख सुनाते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप क्या करते हैं? वो आपकी समस्याओं का निदान करने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। तो वही काम महतो का भी था उस वक्त। लेकिन मेरे साथियों, ये जो महतो था ये हम लोग देखें, लेकिन अब यहां बात कर रहे हैं कि पंचायत का जो कार्य होता था, पंचायत के ऊपर क्या क्या जिम्मेवारी होती थी, तो यहां केवल और केवल यहां देखेंगे पंचायत का जो जिम्मेवारी होती थी, जो कार्य होता था, यहां देखेंगे कार्य इसका कर लगाते थे। कर लगाना इस पंचायत का काम होता था। सार्वजनिक रूप से या टैक्स लगाते थे। कौन? पंचायत। कर लगाना या कर वसूलना। अगर किसी से कर वसूलना हो तो ऐसी परिस्थिति में यह जो पावर है, यह जो अधिकार है, वह पंचायत के पास है, और सर्वसम्मति से कर लगाया जाता था पंचायत के कहने पर, ना कि महतो और ना कि पाहन के कहने पर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पंचायत का जो कार्य था, जो कार्य संपादित कर रहे थे, वह था कर लगाना और कर को वसूलना। और पंचायत का क्या काम होता था कि अब कोई भी जो मामला होता था, आप देखेंगे कि पंचायत के पास मामला जाता था। अब कौन कौन सा मामला पंचायत के पास जाता था भाई, समझिएगा। अब पंचायत के पास हम लोग मामला क्या था, ये तो अधिकार था इनका, पंचायत का ये कार्य था, अधिकार था पंचायत के सदस्यों का कि टैक्स किसी भी गांव में लगा सकता है, किसी भी वसूल सकता है किसी गांव से। लेकिन यह अधिकार महतो के पास नहीं था, ना ही अधिकार पाहन के पास था, बल्कि यह अधिकार किसके पास सुरक्षित था, किसके पास संरक्षित था? तो पंचायत के पास था। क्लियर है? यहां आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा
कि कर लगाने के लिए उराव जनजाति में महतों के पास अधिकार सुरक्षित था, पाहन के पास अधिकार सुरक्षित था, पंचायत के पास अधिकार सुरक्षित था कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको सटीक आंसर आपका सटीक आंसर होगा कि पंचायत के पास यह अधिकार होता था, ना कि महतों और पाहन के पास। जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे साथियों, तो वहां बेहतरीन ढंग से आपके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे सवालों को और समझेंगे किस प्रकार से सवाल बन सकता है, कौन कितने सवाल एक्सपेक्टेड किसी भी टॉपिक से किया जा सकता है। खैर आने वाला समय में हम देखेंगे। अब यहां हम बात करते हैं कि पंचायत के पास कौन कौन सा मामला जाता था। मामला अगर हम बात करें मामला का, तो यहां मामला इनके पास, पंचायत के पास हम देखते हैं मामला, ठीक है, यहां मामला लिख दे रहे हैं। इनके पास अगर हम मामला की बात करें, पंचायत के पास हम मामला की बात करें तो चोरी से संबंधित मामला जाता था। चोरी से संबंधित अगर गांव में किसी के यहां चोरी होता था तो यह समस्या लेकर के पंचायत जाते थे। यौन संबंध से संबंधित बातें होती थी। यौन संबंध, आप किसी भी प्रकार का यौन संबंध किसी भी विशेष गांव में या गांव में इस प्रकार के घोर अपराध माना जाता था, यह अपराध की श्रेणी में माना जाता था, यह बहुत बड़ी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता था तो उससे क्या दिया जाता था, दंडित किया जाता था। और जो दंड होता था समाज से बहिष्कार करने का पावर रखता था। समाज से बहिष्कार करने का पावर, शक्ति किसके पास था, तो पंचायत के पास था। एक बहुत बड़ी शक्ति थी इनके पास, पंचायत के पास उस वक्त। यौन संबंध देखे, मारपीट देखे, कौन, मारपीट भी स्वाभाविक सी है, अभी भी मारपीट होता है। संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा के लिए भी ये जो विवाद आता है गांव में आता है, संपत्ति का बंटवारा। विवाह संबंधी विवाद, विवाह संबंधी, ठीक है, विवाह संबंधी भी मामला इसके पास आता है। किसके पास, पंचायत के पास। तो पंचायत में जो पंच लोग हैं, कौन कौन लोग हैं पंच में, वरिष्ठ लोग, जो अनुभवी लोग हैं, जो एकदम उम्र में ज्यादा है, जो अनुभव रखते हैं, एक विशेष वर्षों का, एक बहुत वर्षों का एक अनुभव रखते हैं, वही व्यक्ति पंचायत में शामिल होते हैं। यहां आप समझिएगा इस बात को। अब यहां देखते हैं कि मामला के बाद हम देखेंगे कि यह जो पंचायत होता था, तो पंचायत जब किसी भी मामला जब पंच के पास आता था तो ये पंचायत लोग कहां इकट्ठा होते थे, एक निश्चित जगह पर, एक नियत स्थान पर, ठीक है। और हो सकता था कि यह निश्चित या नियत जो जगह हो सकता है, या अखरा भी हो सकता था। क्या, अखरा। इस अखरा में बैठकी होता था, अखरा में, या अखरा में या तो हो सकता था कि आपका कोई निश्चित जगह हो। कौन सा, निश्चित जगह किया गया हो, किसके मामले, किसके निश्चित जगह पर, नियत जगह पर। तो ये कौन, पंचायत लोग वहीं जाकर के इकट्ठा होते थे। तो पंचायत लोग कहां इकट्ठा होते थे, या तो अखरा में, या जो पंचों के द्वारा जो चुना गया जगह है वहां पर जाकर के पंच इकट्ठा होते थे और समस्याओं का समाधान करते थे। ठीक है, यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से पंचायत देखे। अब एक चीज यहां देखिएगा कि पंचायत जब पंच होता था तो जो मुजरिम होता था, दोनों पक्ष होता है, दो पक्ष होता है किसी भी फैसला में, पंचायत में दो पक्ष होता है। आप देखेंगे कि दो पक्ष जो होता था, ये दो पक्ष, एक अभियोगी होता था, एक अभियोगी होता था और एक शिकायतकर्ता होता था। तो पंचायत में ये जो दोनों पक्षों को जो बुलाता था, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, जो दोनों पक्षों को बुलाता था पंचायत में, वह व्यक्ति बुलाने वाला होता था गुड़ाइत। क्या, गुड़ाइत। इसे याद रखिएगा कि दोनों पक्षों को बुलाने वाला जो व्यक्ति था वह व्यक्ति था गुड़ाइत। क्या, गुड़ाइत। ये गुड़ाइत बुलाता था दोनों पक्षों को, इसको याद रखिएगा। गुड़ाइत अभी भी हमारे यहाँ, हमारे समाज में गुड़ाइत प्रचलन में अभी भी है। तो गुड़ाइत शब्द अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों पक्ष का मतलब हो गया, एक आपका कौन हो गया, शिकायतकर्ता। ये दो पक्ष का मतलब हो गया, एक आपका शिकायतकर्ता को बुलाता था, जो शिकायत करता था पंच को, शिकायतकर्ता, और दूसरा जो होता था अभियोगी, दूसरा जो होता था अभियोगी। ठीक है, जो मुजरिम होता था, जो दूसरा, आप देखेंगे कि जो दूसरे लोग होते थे, एक शिकायत की हमारे पास, जो अगला विपक्षी पार्टी होता था वही अभियोगी। तो दोनों पक्षों को बुलाने वाला व्यक्ति कौन था, गुड़ाइत। उराव जनजाति में पंचायत का जब फैसला होता था, जब पंचायतों का जब ये बैठकी होता था, तो दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को बुलाने वाला व्यक्ति
किस नाम से पुकारा जाता था? तो वह आप जानेंगे, गुड़ाइत होता था। कौन? गुड़ाइत होता था। क्या होता था? गुड़ाइत। इसको आप याद रखेंगे, इस गुड़ाइत को। ठीक है, यहां तक हम लोग देखने का प्रयास किए, लेकिन ये जो गुड़ाइत है, यहां आप देखेंगे कि अपराधी सिद्ध होने पर क्या होता है कि दंड देने का भी प्रावधान था। किसके पास? इस पंचायत के पास। अगर इन दोनों में कोई दंडित हो गया, अगर इन दोनों में कोई अपराधी घोषित हो गया, तो इनका क्या था? एक सजा भी था। क्या? अपराधी अगर घोषित हो जाता है, अपराधी सिद्ध हो जाता है, तो उस पर क्या होता था? जुर्माना लगाया जाता था। क्या? जुर्माना, या इसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। साथियों, समाज से बहिष्कार करना इतनी बड़ी सख्त सजा है अभी भी हमारे समाज में। अगर कोई व्यक्ति को समाज से बहिष्कार कर दिया जाए तो वह व्यक्ति अकेलापन जिंदगी जीता था, कहीं ना कहीं वह अकेलापन जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए उस वक्त भी सोच सकते हैं कि उस परिस्थिति में समाज बहिष्कार, उस समय के दंड में कितनी बड़ी सजा होगी साथियों। तो यहां जो था, ये दंड देने का जो प्रावधान था, किसके पास था? पंचों के पास, पंचायत के पास। समाज से बहिष्कार करने का जो अधिकार था, किसके पास था? पंचायत के पास, पंचों के पास। तो ये दोनों अधिकार दंड करने का ये पंच के पास था। इतना जोर हम इसलिए दे रहे हैं, यहां दो पद आप देख पा रहे हैं, एक महतो और एक पान। इन दोनों का कोई अधिकार नहीं था समाज से बहिष्कार करने का। ठीक है, लेकिन आप यहां देखेंगे कि पंचायत ही ये दो कार्य करते थे। अब हम बात करते हैं, अब उराव जनजाति की जो इस प्रकार से थे, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अपना समाज को चलाने के लिए क्या हुआ कि बाह्य जो आक्रमण होता था, अपना मतलब गांव की रक्षा करने के लिए, मतलब सोचिए उन लोगों का माइंड इतना डेवलप हो रहा था कि गांव को रक्षा करने के लिए जो हमारे आसपास के जितने गांव थे उस वक्त, उराव जनजाति के आसपास जितने गांव थे, उन गांवों की रक्षा करने के लिए एक क्या किया गया, एक संगठन बनाया। और उस संगठन का नाम बनाया दोस्तों, उस संगठन का नाम था पढ़ा संगठन। अब देखिए, गांव का मसला हल हो रहा है, अब अपने ही गांव के सदस्यों द्वारा हल हो रहा है, लेकिन अब एक से अधिक गांवों की सुरक्षा की बात की जा रही है, एक से अधिक गांवों की रक्षा की बात की जा रही है। तो माइंड, मस्तिष्क जो है डेवलप हो, बहुत काफी हद तक इन लोगों का ये हो चुका था, फैल चुका था, माइंड विस्तृत हो चुका था। तो अब इन लोग जो सोचना प्रारंभ किए गांवों के प्रति, ठीक है, आसपास के, अब मतलब आसपास के गांवों की रक्षा करने के लिए, आसपास के गांवों की रक्षा के लिए, ठीक है, एक संगठन बनाया। तो एक संगठन जो बनाया, वह संगठन क्या कहलाया? पढ़ा संगठन। क्या? पढ़ा संगठन। क्या कहलाया मेरे साथियों? पढ़ा संगठन। अब ये पढ़ा संगठन में सदस्य कोई अपना खून का नहीं था, अपना घर का नहीं था। इन लोग इतनी व्यवस्थित ढंग से इस संगठन में सदस्यों, संबंधियों का समूह इसमें नहीं रखा। जो हमारे संबंधित सदस्य हैं, उन्हीं व्यक्ति को इस संगठन में शामिल किया जाए, ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी इन लोगों के पास। बल्कि इन लोगों का यह कहना था कि इस संगठन में वही व्यक्ति लोग शामिल होंगे जो स्थानीय समीप के होंगे, जो लोकल होंगे। तो इस यहां देखेंगे पढ़ा संगठन में, इस पढ़ा संगठन में संबंधी को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब यहां पढ़ा संगठन में क्या हुआ? संबंधियों को शामिल नहीं किया गया। शामिल नहीं लिख दे रहे हैं, मतलब संबंधियों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, किसको किया गया? जो उस गांव में जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को इसमें क्या कर दिया गया? पढ़ा संगठन में शामिल कर दिया गया। तो स्थानीय विशेष पर बल दिया गया, स्थानीय समीपता को रखा गया, स्थानीय समीपता पर बल दिया गया, स्थानीय समीपता पर बल दिया गया, बल दिया गया। ठीक है, तो ये जो दिया गया, तो वहां का जो लोकल है, मान लीजिए पढ़ा संगठन। अब हम बात करते हैं कि पढ़ा कितने गांव मिलकर के बनते थे। यहां आपको समझ में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप देखेंगे कि संगठन तो हुआ, लेकिन किसका? पढ़ा का। लेकिन अब पढ़ा का गठन जो किया जा रहा था, तो पढ़ा का जो गठन हो रहा था कितने गांवों से मिलकर के होता था। तो पढ़ा गठन को अगर हम देखें, अगर हम पढ़ा गठन की बात करें, यहां हम लिख देते हैं साथियों, यहां पे पढ़ा गठन। अब पढ़ा संगठन के बाद हम इसी में लिख दे रहे हैं पढ़ा, समझ जाइएगा आप लोग। पढ़ा का जो गठन किया गया, इस पढ़ा का, ठीक है, अब ये पढ़ा
का जो गठन किया गया वह कौन कितने गांव थे? तो पढ़ा गठन में देखेंगे, पढ़ा का जो गठन किया गया था वह आप देखेंगे 7, 12, 21, 22 गांव से मिलकर के बनाया गया था। 7, 12, 21 और आप देखेंगे 22 गांवों से मिलकर बना था, से मिलकर। ठीक है, यह जो पढ़ा का जो निर्माण हुआ, पढ़ा का गठन, पढ़ा का गठन, जो पढ़ा का जो निर्माण किया गया वह निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता था? या तो 7 गांव से होता था, या तो 12, या 21, या 22। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 7 गांव से भी पढ़ा का गठन, 12, 21, 22 गांवों से मिलकर पढ़ा का गठन होता था। अब ये जो पढ़ा का जो गठन होता था, तो पढ़ा गांव का जो नामकरण यहां देखिएगा कि ये तो गठन हो गया कितने? इन गांवों से मिलकर के, कितने? इन गांवों से। लेकिन पढ़ा का गठन तो हो गया, लेकिन इसका जो प्रमुख था मेरे साथियों वह राजा था। इसका प्रमुख कौन था? इस पढ़ा का जो प्रमुख था, प्रमुख राजा था। कौन था? राजा। पढ़ा का जो प्रमुख था वह था राजा। क्या था? राजा। अब पढ़ा का जो प्रमुख था वह था राजा। अब देखेंगे कि पढ़ा का जो गांव होता था, क्योंकि पढ़ा में बहुत सारे गांव हैं, 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता था, 22 भी हो सकता था। तो इस प्रकार से पढ़ा का गठन होता था। 7 गांव को मिलाकर के एक पढ़ा बना दिया। ठीक है, 12 गांव को मिलाकर के एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा बना दिया था। तो इस प्रकार से पढ़ा का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। तो पढ़ा गांव का जो नामकरण किया गया था साथियों, पढ़ा गांव का जो नामकरण किया गया था, इसका नामकरण जो पढ़ा के अंतर्गत जो गांव शामिल थे, पढ़ा के अंतर्गत जो गांव शामिल थे, उन पढ़ा गांव के नामकरण किया गया था। पढ़ा गांव का नामकरण, पढ़ा गांव का जो नामकरण किया गया, वह नामकरण, पढ़ा गांव का मतलब क्या? जो पढ़ा के अंदर जितने गांव थे उन गांवों का अलग अलग नाम रखा जाता था। यह पढ़ा राजा के द्वारा। किसके द्वारा? पढ़ा राजा के द्वारा। तो पढ़ा गांव का जो नामकरण हुआ करता था, तो जो यहां देखिएगा नामकरण कौन कौन होता था, यहां नामकरण देखिएगा, नामकरण जो होता था इसमें 4। अब देखिए नामकरण पढ़ा गांव का जो पहला गांव होता था तो उसको बोलते थे, पहले गांव को, एक गांव को बोलते थे राजा गांव। क्या बोलते थे? राजा गांव। एक गांव मतलब फर्स्ट हम ये लिख दे रहे हैं, पहले गांव को जो बोलते थे वह राजा गांव कहलाता था। क्या कहलाता था साथियों? राजा गांव। इसे याद होना चाहिए आपको। तो राजा गांव, जो पढ़ा गांव का जो नामकरण होता था, पढ़ा गांव, जो पढ़ा में जो गांव शामिल है, इसे याद रखने की आवश्यकता है। तो पहला जो हुआ वह था राजा गांव। ठीक है, दूसरे वाले को बोलते थे दीवान गांव। क्या बोलते थे? दीवान गांव। ठीक है, दूसरा गांव को क्या बोलते थे? दीवान गांव ही बोलते थे। और तीसरा गांव को अगर देखें, तीसरा गांव को अगर हम देखेंगे तो पनेरे गांव बोलता था। क्या? पनेरे गांव से पुकारा जाता था। पनेरे, पनेरे, पनेरे गांव। ठीक है, पनेरे गांव से जाना जाता था। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से 7, 12 और 21 गांवों से मिलकर के पढ़ा का गठन होता है और उसका प्रमुख राजा होता है। और उन पढ़ा गांव का जो नामकरण होता था, एक का नाम राजा गांव, दूसरा का नाम दीवान गांव, तीसरा का नाम पनेर गांव और चौथा का नाम कोतवार गांव। ठीक है, ये उसके बाद चौथा अगर देखा जाए तो कोतवार गांव। क्या? कोतवार गांव। यहां थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, स्पेस कम है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कोतवार। राइटिंग पर थोड़ा सा समस्या है, राइटिंग थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप झेलते हैं तो बहुत अति उत्तम। ठीक है, ये जो कोतवार गांव, क्या है? कोतवार गांव। मुझे मजबूरी है कि छोटी बोर्ड होने के कारण ही मुझे ऐसा करना पड़ जा रहा है। कोतवार गांव। ठीक है, क्या? कोतवार गांव। और जो इसके अलावे जो गांव बचता था, अन्य गांवों को जो कहकर पुकारते थे, वह अन्य गांव को प्रजा गांव कहकर पुकारते थे। अन्य गांव, ठीक है, प्रजा गांव, प्रजा गांव। मतलब समझिएगा कि इन चारों गांव के अलावे जो अन्य गांव होते थे, अन्य गांव को प्रजा गांव के रूप में जाना जाता था, प्रजा गांव के रूप में पुकारा जाता था। तो यहां से पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा, चौथा तक तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन 5वां गांव से उधर देखिएगा सारे के सारे प्रजा गांव कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रजा गांव। तो इस प्रकार से हम पढ़ा का
गांव का नामांकन को देखने का प्रयास किया और देखेंगे कि पढ़ा जो गांव था, पढ़ा का जो गठन किया था, तो ये जो पढ़ा का जो गठन हुआ था, अब इनका पढ़ा का कुछ कल्याणकारी, पढ़ा द्वारा जो कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए जाते थे। तो कल्याणकारी कार्य क्या किए जाते थे पढ़ा के द्वारा? इसमें जो गांव होते थे तो पढ़ा के द्वारा जो कल्याणकारी कार्य थे, कल्याणकारी कार्य अगर हम देखें, कल्याणकारी कार्य, तो कल्याणकारी कार्य में देखेंगे इस पढ़ा के राजा द्वारा किया जाता था अपने गांव में। तो कल्याणकारी गांव में क्या अमानवीय भी काम करते थे। कौन? अमानवीय से मानवीय कार्य होता था, ठीक है। अमानवीय को मानवीय रूप में तब्दील करने का काम करते थे। अब यहां जो था प्राकृतिक जो रूप होता था, अगर प्राकृतिक कुछ घटनाएं घट जाती थी तो वैसी परिस्थिति में प्राकृतिक विपदाओं के कारण क्या होता था, प्राकृतिक विपदाओं से ये निपटारा करते थे। प्राकृतिक विपदाओं से ये निपटारा करते थे, ठीक है। प्राकृतिक विपदाओं से निपटारा करते थे। और क्या करते थे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे। तो कार्यक्रम का जो आयोजन करते थे, तो कार्यक्रम का आयोजन कौन कौन सा कार्यक्रम होता था? जैसे अगर एग्जांपल में देखें, जतरा नाच होता था। कौन सा? जतरा नाच। फिर जतरा नाच, सामूहिक शिकार भी खेला जाता था। सामूहिक शिकार ये गेम होता था, सामूहिक शिकार, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ा राजा भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से देख रहे थे कि लोक कल्याणकारी कार्य की, लोक कल्याणकारी की भावना इस राजा के अंदर थी। लोगों के प्रति संवेदनशील या लोगों के प्रति संवेदन या क्या कहा जाए इसको कि लोगों को कार्य करते थे, लोगों के लिए एक विशेष काम करते थे, लोगों को सुविधा देते थे, लोगों की मदद करते थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पढ़ा जो राजा था वह लोक कल्याणकारी राजा के रूप में हम इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस समय की परिस्थिति, जिस समय लोक कल्याणकारी की अवधारणा तक नहीं आई थी हिंदुस्तान में, उस वक्त ये भावना देख रहे हैं, मिल पा रहा है। ये भावना यहां से भी, झारखंड से भी मिल पा रहा है। वह उराव जनजाति की बात की जा रही है। अब ये जो पढ़ा गांव हो गया, अब इसमें देखेंगे, लेकिन हालांकि इस पढ़ा का जो गठन है, हालांकि 3, 4, 5 गांव ही फिलहाल रह गए। वर्तमान समय में एक पढ़ा में, यहां लिख दे रहे हैं, वर्तमान समय में देखेंगे कि मात्र 3, 4 या 5 गांव का ही सम्मिलित रह गया है। बाकी बात जो इतने गांवों से जो मिलकर के बनता था, वह प्रक्रिया, वह व्यवस्था खत्म हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में मतलब अभी भी 3 या 4 या 5 गांवों तक जाकर के सीमित हो गया है, ठीक है। ये पढ़ा का गठन में वर्तमान समय की बात किया जा रहा है। ये उरांव जनजाति में ऐसा सिस्टम मिलता है। अब हम बात करते हैं कि गांव बनाना, अरे गांव चलाना, ये दो अलग अलग चीज है। तो गांव बनाने वाले जो होते थे उसको हम लोग बोलते थे पाहन, जो गांव को बनाता था, गांव को जो बनाता था। अब यहां हम लिख देते हैं गांव, यहां हम लिख रहे हैं गांव को बनाने वाला मतलब गांव का निर्माण करने वाला जो होता था व्यक्ति, वह होता था गांव का जो निर्माण करता था वह व्यक्ति पाहन था। क्या था? पाहन बोलते हैं, ठीक है। गांव को बनाने वाला व्यक्ति जो थे वह पाहन कहलाता था, और गांव को चलाने वाला जो व्यक्ति था वह उसको बोलते हैं चलाने वाला। गांव को चलाने वाला, गांव को रेगुलेट करने वाला, गांव को नियंत्रित करने वाला जो व्यक्ति था वह था महतो। क्या था? महतो, ठीक है। ता है ये ता, ठीक है, महतो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि गांव का निर्माण करने वाला, जो गांव को बनाने वाला, जो भूमिका जो अदा करता था वह व्यक्ति होता था पाहन, और गांव को संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता था वह व्यक्ति होता महतो। लेकिन हालांकि इन दोनों को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। इन दोनों को, पाहन और महतो का, ये तो गांव को संचालित तो जरूर कर रहे थे, गांव को चलाते थे, बनाते थे, ये अधिकार तो होना चाहिए था इन दोनों लोगों के पास।
लेकिन ऐसा अधिकार नहीं था। इन लोग टैक्स नहीं लगा सकता था, टैक्स वसूल नहीं सकता था, तो वसूलेगा कौन? अभी हमने पहले कुछ देर पहले बताया था कि कर वसूलने का, कर लगाने का जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अधिकारी है, जो अधिकार जो दिया गया वह पंचायत के पास है। किसके पास? पंचायत के पास। तो यहां तक हम बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इस प्रकार से देख रहे होंगे कि ये जो उरांव जनजाति का जो शासन व्यवस्था चलता जा रहा है। अब एक बात यहां देखेंगे कि विशेष परिस्थिति में एक गांव से, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव गांव लोग हस्तांतरित हो सकते थे, जा सकते थे। ठीक है, कोई गांव मतलब विशेष परिस्थिति में क्या होता था? विशेष परिस्थिति में कोई गांव एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जा सकता था। एक पड़ाव, आप समझ पा रहे हैं, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे पड़ाव मतलब विशेष वैसा कुछ परिस्थिति अगर आ जाता है इन जनजातियों, इन गांव वालों के पास, तो वैसी परिस्थिति में इसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए पढ़ा को छोड़ करके दूसरे पढ़ा, कि ये पढ़ा हमारे द्वारा शोषण किया जा रहा है, ये पढ़ा हमारी बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता था कि गांव जो होता था वह दूसरे पढ़ा में जाके शिफ्ट हो सकता था, मिलने की पूरा अधिकार था ये विशेष परिस्थिति में। समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन एक बात यहां और गौर करने की बात है कि जो सबसे पुराना जो पढ़ा होता था, जो पुराने पढ़ा से संबंधित होते थे, पुराने, लेकिन क्या हुआ, बट पुराने पढ़ा, ठीक है, जो पुराने पढ़ा से जो संबंधित होते थे, पुराने पढ़ा के साथ संबंध बनाए रखते थे, पुराने पढ़ा से संबंध बनाए रखते थे। ठीक है, जो गांव पुराने पढ़ा के साथ, पुराने पढ़ा से क्या होता था कि पुराने पढ़ा के साथ संबंध बनाए रखता था, उसी को बोलते थे दूध भैया गांव कहलाता था। क्या कहलाता था? दूध भैया गांव। इसको आप समझिएगा कि जो गांव पुराने पढ़ा से संबंध बनाए रखते थे, जो बनाए रखता था, उसके साथ मेल मिलाप होकर पढ़ा पंचायत, ये पढ़ा के पास जो था मिलजुल करके रहते थे, उसको जो बोलते थे, वह जो कहलाता था, उसको हम लोग बोलते थे दूध भैया गांव। क्या बोलते थे? दूध भैया गांव, दूध भैया गांव। एक बार और इसको बताते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो गांव पुराने पढ़ा से संबंध स्थापित रखता था, उनसे वार्तालाप, उनसे टचअप, एक दूसरे से जुड़ाव लगा होता था, उसे बोलते थे, उस गांव को बोलते थे दूध भैया गांव। मतलब आप समझते हैं कि आप देखते हैं कि भाई भाई में जब क्या होता है, जब मिलन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपनापन लगता है, भाई जैसा लगता है, कि एक मेरा भाई के जैसा ही आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है। ठीक उसी प्रकार ये पुराने पढ़ा के साथ होता था, गांव के साथ। जो गांव इन पढ़ा के साथ, पुराने पढ़ा के साथ संबंध स्थापित करते थे, उसको, उस गांव को बोला जाता था दूध भैया गांव। क्या बोला था? दूध भैया गांव। इसे याद करने की आवश्यकता है। लेकिन अब दूध भैया गांव को मिलाकर के एक बनाया गया था अंतर पढ़ा। दूध भैया, एक पॉइंट हम यहां लिख दे रहे हैं, अंतर पढ़ा बनाया गया था, अंतर पढ़ा। ठीक है, ये अंतर पढ़ा जो बनाया गया था वह दूध भैया गांव से मिलकर बनाया गया था, दूध भैया गांव से मिलकर बनाया गया था। अंतर पढ़ा का गठन किया गया था, अंतर पढ़ा का गठन तो किया गया, तो अंतर पढ़ा दूध भैया गांव से क्या होता था? मिलकर के बना होता था। और अंतर पढ़ा पढ़ा से बड़ा होता था। अंतर पढ़ा क्या होता था? पढ़ा से बड़ा होता था। अंतर पढ़ा पढ़ा से बड़ा होता था, पढ़ा से बड़ा होता था, बड़ा होता था। क्लियर है आप लोग? हालांकि वर्तमान समय में सरकारी पंचायत शासन व्यवस्था आ गई है, सरकारी शासन व्यवस्था आ चुकी है, जिसके कारण क्या हुआ है कि उतनी अब ये सारी संस्थाएं अब
उतनी मौजूद नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में पढ़ा का गठन 3, 4, 5 गांवों से ही होता है। लेकिन इस प्रकार से देखें कि अंतर पढ़ा जो है, पढ़ा से बड़ी संस्था थी, पढ़ा से बड़ी क्या कहते हैं, पढ़ा से बड़ी संगठन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दूध भैया गांव से मिलकर, मतलब पुराने लोग मिलकर के बने हुए हैं, पुराने लोग। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि कितना बेहतरीन ढंग से उरांव जनजाति अपनी शासन व्यवस्था को रेगुलेट कर रहे थे, चला रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो जनजाति, अगला जो जाति शासन व्यवस्था होगा उसकी बातचीत हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।